हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रांसफ़र चैनल में आज मैं आप सब लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे सी फॉर बिगनर सीरीज़ का लेक्चर थ्री में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। आइडेंटिफायर, रूल ऑफ एन आइडेंटिफायर, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस। तो वन बाय वन सारे टॉपिक एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो आइडेंटिफायर होता क्या है? तो फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज ए की स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। आइडेंटिफायर क्या होता है? की स्ट्रिंग होती है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। दैट जो बिगेन होती है अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से होती है या फिर अंडर स्कोर से होती है, बट आइडेंटिफायर न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर एक यूज़र डिफाइंड कीवर्ड होता है। आइडेंटिफायर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपर केस फॉर्म में या लोअर केस फॉर्म में या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट करके, या फिर आइडेंटिफायर कलेक्शन हो सकता है अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। बट स्टार्टिंग लेटर कभी भी आइडेंटिफायर का न्यूमेरिक नहीं होगा। स्टार्टिंग लेटर आइडेंटिफायर का हमेशा अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर ही होता है। अब नेक्स्ट, तो टोटल 63 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिफायर्स को। तो आइडेंटिफायर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक टोटल नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, सम बना सकते हैं, एवरेज बना सकते हैं। अगर हम बनाना चाहते हैं, अगर हम किसी भी वेरिएबल का नाम बनाना चाहते हैं 3n, तो हम उसको नहीं बना सकते क्योंकि उधर न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम उसका उसी जगह पे अगर दूसरे आइडेंटिफायर का नाम बनाना चाहते हैं n3, तो हम उसको बना सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग आइडेंटिफायर की अल्फ़ाबेट से हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आइडेंटिफायर को हम कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मतलब रूल्स क्या हैं आइडेंटिफायर के? तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि आइडेंटिफायर को अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम उसको तो कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू से कर सकते हैं, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि फर्स्ट कैरेक्टर्स होता है आइडेंटिफायर का, वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए या फिर अंडर स्कोर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मेरा इन टाइप का कोई डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू वेरिएबल मैंने लिया एक स्मॉल ए लिया और फिर दूसरा लिया कैपिटल ए, तो दोनों वेरिएबल का नाम अलग अलग ट्रीट किया जाएगा की तरह। जैसे कि अगर हमारे कीवर्ड्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि होते हैं जैसे लॉन्ग, डबल, फ्लोट, तो आइडेंटिफायर का नाम उनकी तरह नहीं दे सकते क्योंकि वो कंपाइलर्स में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे सेमीकोलन है, स्पेस है, स्लैश है, कॉमा है। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर होता क्या है, देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में। तो जो कीवर्ड होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं उसके कंपाइलर्स में, और आइडेंटिफायर्स होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं, और पर आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकते हैं। कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं उसके कंपाइलर्स में, बट आइडेंटिफायर प्री डिफाइंड नहीं होते क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कॉम्बिनेशंस होता है अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स का, बट आइडेंटिफायर कॉम्बिनेशंस होता है अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का भी। कीवर्ड्स अंडर स्कोर कंटेन नहीं करता, पर आइडेंटिफायर अंडर स्कोर कंटेन करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप सीक्वेंसेस होता है एस्केप सीक्वेंस इन सी। तो एस्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जो रिप्रेजेंट नहीं करते जैसा हम उसको लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर, पर जैसा उसमें उसकी अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी होती है वो परफॉर्म करता है। तो एस्केप सीक्वेंस इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस को हमेशा बैकस्लैश और उसके एक वो कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होता है उससे लिखते हैं। जैसे कि न्यू लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं, बैकस्लैश स्पेस के लिए बैकस्लैश बी का करते हैं, डबल कोटेशन के लिए अगर हमको डबल कोटेशन प्रिंट कराना है तो बैकस्लैश और डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन के लिए बैकस्लैश और सिंगल कोटेशन, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए बैकस्लैश टी, नल अगर हमको कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं करनी है तो हम बैकस्लैश और जीरो भी कर सकते हैं, और कैरेज रिटर्न के लिए तो बैकस्लैश और आर। अब एक वन बाय वन हर सारे को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं देव सी प्लस प्लस में। तो अब देखते हैं कि देव सी प्लस प्लस में कैसे कोडिंग करते हैं और फिर कैसे कोडिंग करेंगे और आइडेंटिफायर को कैसे डिक्लेयर करेंगे और एस्केप सीक्वेंसेस की भी कोडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले देव सी प्लस प्लस में कोडिंग के लिए हम उसके लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने stdio.h नाम की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, देन एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक इन टाइप का एक वेरिएबल बना दिया x इज इक्वल्स टू 1, और फिर उसको प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ
परसेंटेज डी, देन कॉमा, देन एक्स, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। और मेन फंक्शन के बाद इधर करली ब्रेसेस भी आता है, क्योंकि मी रीड करना कंपाइलर यहीं से स्टार्ट करता है। देन उसको बाद हम टर्मिनेट भी कर देते हैं। देन सेव किया, देन फंक्शन F9 से हमने उसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 से रन किया। 1 प्रिंट होके आ गया। बट इसी प्लेस पे अगर हम इसका नाम कर देते हैं, आइडेंटिफायर का नाम 1x, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं 1x, तो हमारा चलेगा कि नहीं, ये टेस्ट और करते हैं। नहीं चला, और इसने बताया कि इनवैलिड सफिक्स है, क्योंकि आइडेंटिफायर के नाम स्टार्ट होने के से पहले इधर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर इसी की जगह पे अगर अंडरस्कोर लगा दें, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी अंडरस्कोर लगा देते हैं। सेव किया, फंक्शन F9 से इसको कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 से इसको रन किया। देन प्रिंट होके आया, क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम हम अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसका नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू x1 लिख दें, और यहाँ पे x1 लिख दें, और इस अंडरस्कोर को यहाँ से रिमूव कर दो, देन ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अब देखते हैं। अभी भी प्रॉपर वर्क करा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को हम अल्फ़ाबेट्स के बाद लगा सकते हैं, पर आइडेंटिफायर के नाम में हम न्यूमेरिक वैल्यू का पहले यूज़ नहीं कर सकते। ये तो क्या आइडेंटिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, वो भी हो गया। अब हम देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस का कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंटफ में एक मैसेज लिखा, वेलकम टू नॉलेज ट्रांसफ़र, और इसके बाद लिख दिया थैंक यू। तो ये मैसेज क्या सीन कर रहा है, ये इसको फंक्शन F9 से कंपाइल किया, देन फंक्शन F11 से इसको रन किया। ट्रांसफर एक ही लाइन में चाहिए, पर यहाँ पे थैंक यू नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम क्या करेंगे, \n का यूज़ करेंगे, देन कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे, तो आ गया नेक्स्ट लाइन में। अगर हम इसको, इस वाले मैसेज को ऐसे ना लिखते हुए अगर ऐसे लिखते हैं, printf थैंक यू, तो क्या आउटपुट आएगा, अभी नेक्स्ट लाइन में आएगा कि नहीं आएगा, वो देखते हैं। नहीं आया। उसी जगह पे अगर ये ट्रांसफ़र के बाद अगर हम इधर \n लगा देते हैं, तो अब ये इससे नेक्स्ट लाइन में आने लगेगा। नेक्स्ट लाइन में अब आने लगा। यही यूज़ होता है। अगर इसी जगह पे अगर हम यूज़ करके देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं कि r \r कैरेज रिटर्न का क्या यूज़ होता है, तो अब इसमें क्या होगा, जो थैंक यू है वो वेलकम की प्लेस पे चला जाएगा। और तो इसने क्या किया, यहाँ पे हुआ क्या, ये जो थैंक यू है उनने वेलकम वाले को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही \t का और यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेगा, ट्रांसफ़र और थैंक यू के बीच में 8 स्पेसेस का डिफरेंस आएगा, क्योंकि टैब स्पेस, एक टैब स्पेस लगाने से 8 स्पेस का डिफरेंस आता है। यहाँ पे आने लगा इतना स्पेस। जब हमको एक पर्टिकुलर ही स्पेस देना है, अब जैसे कि अगर मैं ~2 लगा दूँ, तो इसमें 16 स्पेसेस आने लगेंगे ट्रांसफ़र और थैंक यू के बीच में, आने लगे ज़्यादा स्पेसेस। तो इसके सीक्वेंस का ऐसे ही यूज़ करते हैं हम। जैसे कि अभी \n का देख लिया, \t का देख लिया, और \r का देख लिया, और सारे स्केप सीक्वेंसेस 1 बाय 1 देखते जाएंगे। अब एक और स्केप सीक्वेंस देख लेते हैं कि अगर मुझे डबल कोटेशन प्रिंट कराना है तो हम कैसे कराएंगे। जैसे कि अगर हम ऐसे लिख देंगे तो आएगा प्रिंट होके कि नहीं आएगा, डबल कोटेशन, एक डबल कोटेशन लगाया, सेव किया, फंक्शन F9 किया, इसको कंपाइल, देन फंक्शन F11 कर दिया।
तो इसने यहाँ पे एरर देने लगा कि ऐसे टोकन ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि टर्मिनल डबल कोटेशन को प्रिंट नहीं कर पा रहा है। अगर इसको बैकस्लैश और डबल कोटेशन लगा देंगे तो अब इससे डबल कोटेशन भी प्रिंट करके देने लगेंगे मैसेज के साथ। डबल कोटेशन आने लगा। उसी तरीके से अगर हमको वेलकम टू नॉलेज ट्रांसफ़र पूरा डबल कोटेशन में चाहिए तो यहाँ पे बैकस्लैश देन यहाँ पे भी डबल कोटेशन लगा देंगे, कंट्रोल एस देन फंक्शन N9 देन फंक्शन F11। अब ये पूरा हमारा डबल कोटेशंस के अंदर आने लगा। तो स्केप सीक्वेंस का जहाँ तक है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को मेरा लेक्चर का एक्सप्लेनेशन का भी समझ में आ गया होगा। और फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के टॉपिक मैंने कवर किया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं और स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। आई होप अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है देन उसे करना ना भूलें। थैंक यू।